नमस्कार, स्वागत है आप सभी का योर स्टॉक में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल, मेरे साथ है मेरे सहयोगी वरुण दुबे और अगले 1 घंटे हम मिलकर आपके स्टॉक स्पेसिफिक सवालों के जवाब देने वाले हैं। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स होंगे लाइव और आप भी इस शो में जुड़ सकते हैं। जुड़ कैसे सकते हैं? हमारे पास आपके लिए वो तमाम जरिए हैं जिसके जरिए आप हम तक पहुंच सकते हैं। सबसे पहले तो नंबर आपके स्क्रीन पे फ्लैश करवा देते हैं जहां पर अपने सवाल आपको हम तक पहुंचाने हैं। 9167329108 ये वो नंबर है जहां पर अपने सवाल आप एसएमएस के जरिए छोड़ सकते हैं। व्हाट्सएप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ, सवाल जब पूछ रहे हो तो कुछ बुनियादी बातों का ख्याल रखिएगा, जैसे कि आपने किस भाव पर स्टॉक खरीद रखा है, क्या स्टॉक खरीदा है और साथ ही कब तक इसमें रुकना चाहते हैं। इसके साथ साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी अगर आप हमें लाइव देख रहे हैं इस वक्त, तो आप खासतौर से यूट्यूब पर तो अपने सवाल कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आपके सवालों को हम शो में शामिल करेंगे। मेहमान के तौर पर आज हमारे साथ जियोजित फाइनेंशियल के गौरांग शाह हैं, रेलिगे ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा जो आपके सवालों के जवाब देंगे। आप दोनों का स्वागत है इस खास पेशकश में और झटपट दर्शकों के साथ भी जुड़ना शुरू करें। उससे पहले बाजार का एक हाल जहां पर हम देख रहे हैं कि 25,140 के लेवल्स फिलहाल निफ्टी में दिखाई दे रहे हैं। बैंक निफ्टी काफी सपाट लाल निशान में फिलहाल दिखाई दे रहा है। मार्केट ब्रेथ के हिसाब से अगर हम देखें तो फिलहाल 1795 एडवांसेस, डिक्लाइंस लगभग 801 है। बाजार में आज अगर हम ब्रॉडर मार्केट्स को भी देख ले तो निफ्टी मिड कैप 100 काफी सपाट फिलहाल हमें दिखाई दे रहा है कारोबार में, और इतना ही नहीं, स्मॉल कैप भी काफी सपाट यहां पे आज के सत्र में कारोबार दिखाई दे रहा है, काफी सीमित दायरे में कारोबार। ऑयल एंड गैस शेयरों में कुछ काउंटर्स हम देख सकते हैं तेजी की ओर अपना कदम बढ़ाते हुए, लगभग 2 से 4% की तेजी तमाम काउंटर्स में हमें आती हुई दिखाई दे रही है। ऑटो क्षेत्र में यहाँ पर आज के सत्र में रफ्तार दिखाई दे रही है। टीवीएस मोटर देख लीजिए, आप एमएनएम देख लीजिए, हीरो मोटर देख लीजिए, इनमें लगभग 2 से 4% तक की तेजी के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। आईटी फिलहाल काफी सपाट है, लेकिन पीएसयू बैंकों का आप पूरा एक पैक देखिए तो यहाँ पर 1/4% तक की कमी फिलहाल यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। एफएमसीजी भी आज इंडेक्स के तौर पे दबाव में है। मेटल्स आज भी हम देख रहे हैं 1/4% की चाल इंडेक्स के तौर पे दिखाई दे रही है। रियलिटी में फिलहाल आधे % की तेजी के साथ हमें कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल बाजार काफी खामोश यहाँ पर सीमित दायरे में चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन 25,100 के आगे निकलना, 25,200 के आगे टिकना काफी अहम होगा। अजीत, लगातार आपसे बातचीत होती रहती है बाजार के अहम लेवल्स को लेकर रोजाना इंट्राडे के लिहाज से। आज बाजार के लिहाज से अहम लेवल आपका जहां पर आपको लगता है कि एक सपोर्ट जोन अब बनती हुई दिखाई दे रही है निफ्टी में और बैंक निफ्टी में? शुक्रिया कविता। तो कविता, बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से हमने देखा कि फ्राइडे के दिन एक काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मार्केट में देखने को मिला, मंडे के दिन एक गैप अप ओपनिंग हुई, बट उसके बाद से हम देख रहे हैं कि मार्केट कहीं ना कहीं कंसोलिडेट कर रहा है। 25,200 के लेवल को क्रॉस करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है। रीजन क्या है? तो रीजन बेसिकली जो बैंकिंग मेजर्स है, खासतौर से आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, वो थोड़ा सा बैकफुट पे है, जिसकी वजह से जो मोमेंटम चाहिए था बैंकिंग इंडेक्स में एक ब्रेकआउट के बाद, वो थोड़ा सा मिसिंग है। मींस टोन पॉजिटिव है बट ग्रेजुअल अप मूव है। तो इस तरीके से सिनेरियो में कविता, देखिए, टाइम लगता है, और रोटेशनल बाइंग जैसे कि हमने कल देखा था, आईटी, आज एनर्जी काउंटर्स, तो वो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रही है। तो इंडेक्स में आपको बाय ऑन डिप्स मेंटेन करके रखना है। तो 25,100, 25,000 का जोन है, वो एक अच्छा सपोर्ट बन गया है। तो यहाँ पे इंट्राडे में कोई भी डिप मिलता है आपको बाइंग के लिए ही देखना है। ऊपर में 25,200 ब्रेक करने के बाद एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है मार्केट में, जो करीब 25,500, 600 तक के लेवल्स तक ले जाए। बैंकिंग, जैसे हमने बताया कि 2 बड़े नाम आईसीआईसीआई, एचडीएफसी थोड़ा सा बैकफुट पे हैं, जिसकी वजह से मोमेंटम मिसिंग है, बट टोन वहां पे भी पॉजिटिव है। वहां पे भी बाय ऑन डिप्स की रिकमेंडेशन होगी जब तक कि 56,000 के लेवल्स होल्ड है। ग्रेजुअली करीब 58,000 तक के लेवल्स बैंकिंग इंडेक्स में भी एंटिसिपेटेड है। चलिए, तो ये राय आती हुई यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पे ही अगर देखना पड़ेगा कि इन लेवल को हम पार कर पाते हैं कि नहीं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 25,200 ये इंपॉर्टेंट हर्डल बन के आ रहा है। कल भी 25,199 का हाई जो है वो यहाँ पे बनाया था, और उसके पहले अगर आप देखेंगे तो 25,160 के आसपास जो है जाके निफ्टी अटका था, और आज भी उन लेवल्स के आसपास ही जाके जो है वो निफ्टी यहाँ पे अटकता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर 25,200 को हम पार करते हैं तो इनफैक्ट अक्टूबर के बाद पहले बार होगा जब 25,200 को हम पार करेंगे। इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल है, इस पे नज़र रखिएगा। मार्केट जो है इन लेवल्स के आसपास कंसोलिडेट ही कर रहा है। लेकिन चलिए, सवाल जवाब का सिलसिला आप शुरू करते हैं, और सबसे पहले कॉलर हमारे मणिपुर से है
दोरेंद्र इनका नाम है। गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैडम। सर मेरे पास जो टाटा स्टील का जो शेयर है 140 था। हेलो। 640 पे आपने लिए हैं? हाँ 640 शेयर है, तो इसमें अच्छा। मैंने खरीदा था 158.33 का। अच्छा। तो इसमें एक साल के लिए कुछ रखना चाहता हूँ, लेकिन इसको थोड़ा गिरते हुए नजर तो आ रहे हैं, क्या करना है इसके थोड़ा। चलिए ठीक है, तो टाटा स्टील वैसे तो फंडामेंटल एक अच्छा काउंटर है, नो डाउट आपके खरीद के भाव से थोड़ा नीचे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। गौरांग सर से सवाल लूंगा। गौरांग सर गुड मॉर्निंग सर, टाटा स्टील पे इनका सवाल है, 158 के भाव पे लिए थे, क्या करना चाहिए? धन्यवाद वरुण, इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात। टिप्पणी करने से पहले जो भी राय हम आपके समक्ष रखना चाहेंगे वो हमारी रिसर्च टीम की राय है। इसमें हमारी कंपनी जियोजित या हमारा ना तो कोई वित्तीय लाभ है, ना ही कोई निवेश है, और किसी प्रकार का मटेरियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं है। लेकिन इसी प्रकार से राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते तो हो सकता है उनका निवेश हो, जो भी स्टॉक्स हम राय देंगे निवेश के लिए। टाटा स्टील पर पहले तो उनको यह कहना चाहूंगा कि अगर आपने लंबी अवधि के लिए निवेश किया है तो रोज शेयर के दाम ऊपर नीचे जा रहे हैं वो देखने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप मेरे ख्याल से कुछ ऐसे निर्णय ले लेंगे जिससे आपको आने वाले भविष्य में शायद दुख हो सकता है या पश्चाताप हो सकता है। जहां तक रहा सवाल धातु क्षेत्र पर, हमारी रिसर्च टीम के तरफ से कुछ 4 या 5 कंपनियां हैं जहां पर निवेश की राय है। और एक बात स्पष्ट रूप से ये भी कहना चाहूंगा कि अगर आपने धातु क्षेत्र में यानी कि मेटल सेक्टर में निवेश किया है तो आपका जो समय सीमा या नजरिया है वो कम से कम 2-2.5 साल का होना चाहिए, क्योंकि वित्तीय या फिर अभी जो परिस्थिति है, एक तो अमेरिका के तरफ से टैरिफ स्टील और एल्यूमिनियम पर, और दूसरी तरफ चाइना के तरफ से जो खबरें आती हैं उसका असर देखने मिलता है। लेकिन अगर आपका लंबी अवधि का नजरिया है तो हमारी रिसर्च टीम से बने रहने की राय है। एक बात ये भी जोड़ना चाहूंगा कि अगर कोई कारणवश बाजार में गिरावट आती है और अगर आपको ये 140 या 130 के नीचे वो जाता दिखता है तो आपके पास लंबी अवधि के लिए निवेश लायक पूंजी है तो थोड़ा बहुत जोड़े, जिससे आपका जो निवेश का स्तर है वो नीचे आ जाएगा। राइट, चलिए, तो आपको लंबी अवधि के लिए भी यहाँ पर लेवल्स 130 या 140 के आसपास के नीचे मिलते हैं, तो आपको बने रहने की सलाह या खरीदारी की सलाह और ऐड करने की सलाह गौरांग की तरफ से। हम आगे बढ़ते हैं और संतोष कुमार वर्मा जी फोन लाइन पर मेरे साथ हैं। सर नमस्कार, गुड मॉर्निंग। संतोष कुमार जी, चलिए शायद आवाज नहीं आ पा रही है, लेकिन अजीत इनका सवाल मेरे पास है। कोचिन शिपयार्ड फिलहाल इन्होंने जो खरीदारी कर रखी है, इनके लेवल्स बता रहे हैं ये 1879 के, और मुनाफा भी बढ़िया हो रहा है। जुड़ते फोन लाइन पर तो हम पूछ लेते कि और कितना रुकना चाहते हैं, लेकिन पोजिशनली मेरे ख्याल से बाइंग प्राइस काफी एक्साइटिंग है ना, उसका फायदा इनको क्लियरली मिल रहा है, क्या कहेंगे? और 2 से 3 महीने का व्यू क्या बनता है आपका फिर इन्हीं बाइंग लेवल्स के हिसाब से? बिल्कुल कविता, देखिए यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिला जब हमने देखा कि दूसरे शिपिंग रिलेटेड काउंटर्स में GRSE में सब नए हाई बने, तो उसके बाद एक मूव आना देखना शुरू हुआ कोचिन शिपयार्ड में। काफी नजदीक पहुंच गया था ये अपने रिकॉर्ड हाइस के पास। अब वहां थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग और डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे डिक्लाइन के टाइम पे वॉल्यूम्स नहीं है, तो जो केवल वीक हैंड्स हैं वही अभी तक एग्जिट कर रहे हैं। इनकी बाइंग प्राइस काफी नीचे की है। मेरे हिसाब से यहाँ पे भी एक नेक्स्ट लेग का मोमेंटम अभी और बाकी है, तो 2100 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कर सकते हैं अगर उनका नजरिया शॉर्ट टर्म का है। तो नेक्स्ट लेग में जब भी 2500-2520 के लेवल को ब्रेक करेगा तो पॉसिबली आपको एक नया हाई करीब 2800 तक के लेवल तक स्टॉक में पोटेंशियल बन सकता है। तो 2100 के एक क्लोजिंग स्टॉप लॉस के साथ वो बने रह सकते हैं। तो ये राय आती हुई कोचिन शिपयार्ड पे, लेकिन हमारे अगले कॉलर को साथ में जोड़ लेते हैं और ये है कीर्ति शाह। शाह साहब गुड मॉर्निंग सर, कहाँ से बोल रहे हैं आप? पुणे से। कहाँ से? पुणे से, ओके। हाँ, पूछिए सर, कौन से स्टॉक पे सवाल है? मेरे पास NBCC शेयर है 2052 रुपए रेट से, मैं लॉन्ग टर्म के लिए रुक सकता हूँ और मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ क्या अभी इस रेट पे? और सुजलॉन, ओके, सुजलॉन भी 52 रुपए रेट से मेरे पास 2400 शेयर है, इसके लिए भी लॉन्ग टर्म के लिए रुक सकता हूँ, तो इसमें भी ऐड कर सकता हूँ क्या?
चलिए सर, सुजलॉन तो हमारे लिस्ट में नहीं, लेकिन एनबीसीसी पे आपको राय दिला देते कि एनबीसीसी पे क्या करना है। 52 रुपए के रेट पे लिए सर, आपने कब लिए थे ये 52 रुपए पे? मेरा एवरेज प्राइस है उसमें, पहले से भी है बहुत, मतलब 5 साल पहले से भी है उसमें, मैंने उसमें एवरेज किया हुआ है। चलिए ठीक है सर, ग्रेट, बहुत अच्छा। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपने इन लेवल्स तक होल्ड किया है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का ये सबसे बेहतरीन एग्जांपल है कि लंबे अवधि तक अगर आप होल्ड करते हैं तो इस तरह की वेल्थ बनती है। गौरांग सर, ये तो मैं आपसे ही पूछूंगा, एनबीसीसी 52 के भाव पे लिए थे, 125 पे अभी भी है, और ये अभी भी पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए, लॉन्ग टर्म का व्यू इनका। शानदार मुनाफा। जोरदार मुनाफा। तो वरुण देखिए, पहले तो ये निर्माण क्षेत्र की कंपनी है और सरकारी कंपनी है। सरकार के तरफ से भिन्न विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्य अलग अलग योजनाओं में जमीनी स्तर पर लागू हुए और आने वाले भविष्य में होंगे। ढांचा सुधारना है भारत का, और अगर विकास दर को बढ़ाना है तो निर्माण कार्य आपको तीव्र गति से पहले तो करना पड़ेगा, नया निर्माण, और जो पुराना है उसको आधुनिक बनाने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। हमारी टीम के तरफ से यहाँ पर बने रहने की राय है लंबी अवधि के लिए। और सबसे बेहतरीन बात यह है निवेश की कि जो निवेश का स्तर है वो काफी नीचे के तरफ, अगर आप उसकी तुलना करते हैं मौजूदा जो दाम चल रहा है करीबन 125 के आसपास, तो लंबी अवधि के लिए बने रहें। जोड़ना है इनको तो गिरावट आए तो जोड़ सकते हैं। इनका दूसरा प्रश्न था सुजलॉन के ऊपर, तो सुजलॉन पर भी हमारी जो फंडामेंटल टीम है उनके तरफ से लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय है। केवल मात्र सुजलॉन पर एक चीज ये जोड़ना चाहूंगा कि काफी लोग यहाँ पर गौरांग सर, सुजलॉन हमारे लिस्ट में नहीं है तो उसको आप स्किप कर सकते हैं। आपकी एनबीसीसी पे जो राय है वो हम यहाँ अपने व्यूवर्स तक पहुंचा देंगे, क्योंकि हाँ अभी भी बने रहना और काफी बेहतरीन लेवल पे लिया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन चलिए इस नोट पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब जुड़ेंगे तो आपके सवालों के जवाब और भी देंगे। राइट, वेलकम बैक। और चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं। वक्त हो चला है हमारी बेहद खास सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन का। सचिन गुप्ता मेरे साथ जुड़ चुके हैं अपनी रणनीति लेकर 5 पैसा कैपिटल से। सचिन, हाय, मॉर्निंग। बाजार की चाल पर आपका व्यू और उसके बाद आपकी आज की रिकमेंडेशन हमारे इस खास सेगमेंट में। हाय कविता जी, वेरी गुड मॉर्निंग। वेल, मार्केट तो एक रेंज में ही ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों ही अपने सपोर्ट्स को होल्ड कर रहे हैं और एक रेंज बाउंड मोमेंटम कंटिन्यूसली बना हुआ है। और निफ्टी में लोअर साइड में अगर हम बात करें तो 25,100 एंड 25,000 ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। वेल ऑन द हायर साइड में पॉसिबिलिटीज लग रही है, जब तक ये सपोर्ट इंटैक्ट है ऑन द हायर साइड 300 एंड 350 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी में इमीडिएट सपोर्ट एरिया आज के इंट्राडे के लिए भी करीब 56,320 पर बना हुआ है। मुझे लगता है जब तक ये सपोर्ट होल्ड है ऑन दी हायर साइड में मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा और पॉसिबिलिटीज है कि एक रेंज बाउंड मोमेंटम कंटिन्यू करने के बाद नेक्स्ट 1 और 2 ट्रेडिंग सेशंस में एक अच्छे ब्रेकआउट स्टॉक बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल सकते हैं। ऑन दी हायर साइड के जो लेवल्स निकल कर आ रहे हैं वो करीब 57,300 से 57,500 तक के लिए दिखाई दे रहे हैं। वेल, बात करते हैं स्टॉक ऑप्शंस की। एंड आज के लिए जो ऑप्शंस के लिए जो स्टॉक चुना है वो है ऑटो सेक्टर से हीरो मोटोकॉर्प। एंड हीरो मोटोकॉर्प में अगर हम डेली चार्ट्स देखें तो डेली चार्ट्स पर पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन से एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट नजर आ रहा है। लोअर साइड में एक इंपॉर्टेंट की मूविंग एवरेजेस के सपोर्ट लेने के बाद स्टॉक के अंदर रिवर्सल है। एंड आज के ट्रेडिंग सेशंस में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट भी जो है वो स्टॉक के अंदर देखने को मिले हैं। मुझे लग रहा है मोमेंटम फर्दर और कंटिन्यू रह सकता है। तो यहाँ पर हीरो मोटोकॉर्प में 4500 का कॉल ऑप्शंस बाय करने की सलाह रहेगी, जिसका प्रीमियम करीब 78 के अराउंड है। तो वो करंट मार्केट से बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस रहेगा 48 का और अपसाइड टारगेट करीब 130 तक देखने को मिल सकता है। क्योंकि इसका लॉट साइज 150 का है तो मैक्सिमम लॉस 4,500 का रहेगा, वहीं मैक्सिमम प्रॉफिट 7,800 तक देखने को मिल सकता है।
में रणनीति आप सुझा रहे हैं। मुनाफा अधिकतम जो आपने आंका हुआ है 7800 का, नुकसान 4550 का आप बता रहे हैं। सचिन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज रणनीति बताने के लिए। दर्शकों को एक डिस्क्लेमर भी झटपट दिए देते हैं क्योंकि एफएनओ ट्रेडिंग में आपको थोड़ी सी सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। जो आंकड़े पाए गए हैं उसके मुताबिक 10 में से 9 लोगों को नुकसान ही होता है। सतर्कता बरतें और आर्थिक सलाहकार से सलाह मशवरा लेकर ही आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं और रिंकू शेखावत जी का सवाल लेते हैं। अजीत, फटाफट आप एक पेन और पेपर नोट डाउन कर दीजिए बिकॉज इनके काउंटर्स हैं 3 जिस पे उन्होंने हमें सवाल भेजा हुआ है। कितना इसमें रुकना चाहते हैं मुझे पता नहीं, हालांकि एक शॉर्ट टर्म व्यू आप ही से ले लेंगे। CDSL अजीत, सबसे पहले 1700। अच्छा, इसकी इन्होंने मुझे ड्यूरेशन दे रखी है 6 मंथ्स की, ठीक है। उसके बाद BEL है। मैं सारे स्टॉक्स पढ़ देती हूँ, इनकेस आपको याद नहीं रहा तो मैं एक बार फिर से दोहरा दूंगी। BEL है, इसके बाद 380 पर इसकी खरीद है इनकी, और IRFC भी है 136। लेट्स स्टार्ट विद CDSL अजीत, और 1700 6 मंथ्स का व्यू है इस काउंटर में। देखिए 1700 के पास इनकी बाइंग है। स्टॉक में काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है कविता। तो थोड़ा सा अब जो लास्ट लेग था जहां से कि ऑलमोस्ट एक वर्टिकल राइज आया, उसके बाद एक डिप देखने को मिल रही है। मेरे हिसाब से थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट बुक करना चाहिए अगर इनका व्यू शॉर्ट टर्म का है, जैसे 1 महीने का उन्होंने बताया। बिकॉज जो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो रिकवरी काफी स्विफ्ट रही है। बिकॉज 1000 से लेकर ये रिकवरी स्टार्ट हुई थी और करीब करीब 1900 के पास ये स्टॉक पहुंच गया था। तो मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ पे आपको कंसोलिडेशन का बायस देखने को मिल सकता है। तो एटलीस्ट यहाँ पे 50-60% आपको बुक कर देना चाहिए। रिमेनिंग आपका बाइंग प्राइस का स्टॉप लॉस रहेगा, और कंप्लीट के लिए करीब 1900 के पास आप पोजीशन को बुक कर सकते हैं। अब आते हैं BEL पे। तो देखिए BEL में और जो दूसरे डिफेंस काउंटर हैं उनमें भी यही रहा है कि मोमेंटम काफी शार्प था। BEL अपने रिकॉर्ड हाइज के पास है, बट टोन अभी भी पॉजिटिव है। मींस ग्रेजुअली अभी भी आप देख रहे हैं कि एवरी पासिंग डे एक नया हाई की तरफ ही ये स्टॉक बना हुआ है। तो यहाँ पे मुझे लगता नहीं है कोई चैलेंज है। यहाँ पे बने रहने की राय होगी। 390 इनका स्टॉप लॉस है इस मोमेंटम को प्ले करने के लिए, और ऊपर पे जब भी आप 410 415 के पास आए तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करके 400 पे ले आए। तो यहाँ पे भी बने रहने की राय होगी। और लास्ट IRFC, इसमें एक डिस्क्लोजर ये हाल फिलहाल में अपने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया था, तो इसमें अभी भी बाइंग पोजीशन ओपन है। करीब 155 से लेकर 58 तक के लेवल्स हमने रिकमेंड किए थे। करीब 144 के पास स्टॉक को रिकमेंड किया था, जो करीब 147 के पास ट्रेड कर रहे हैं। तो 140 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे भी बने रहने की राय होगी 155 से लेकर 158 तक के टारगेट्स के लिए। चलिए, तो ये राय आती हुई इन तमाम स्टॉक्स पे। अगले हमारे YouTube कॉलर है जिन्होंने हमें सवाल भेजा है। इनका नाम है शैलेश और ये जामनगर गुजरात से है। जो स्टॉक इनके पास है वो है इंडसइंड बैंक, और करीब करीब 170 स्टॉक्स इनके पास है। 1500 के भाव पे इन्होंने लिए थे। कंटिन्यू करना चाहिए, होल्ड करे या सेल करे? ओ, ये बड़ी दिक्कत की बात है क्योंकि इंडसइंड बैंक वहाँ से आधा हो चुका है और उनको काफ़ी नुकसान भी हो रहा है। तो सर, सबसे पहली मेरी सलाह तो आपको यही होगी कि कभी भी आप स्टॉक खरीदें तो स्टॉप लॉस ज़रूर रखें, और बिना स्टॉप लॉस के आप प्लीज़ काम मत कीजिएगा। जहाँ तक इंडसइंड बैंक की सवाल है, गौरांग सर, इंडसइंड बैंक 1500 पे लिया था, 700 के आसपास 800 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। क्या ये फिर से 1500 तक जाएगा? कोई उम्मीद है? 2 गुना होने की बात कर रही है, और मैं आपकी बात से कुछ हद तक सहमत हूं कि आपको अपने जोखिम झेलने की क्षमता के हिसाब से काम करना चाहिए। लेकिन उसके विपरीत अगर मैं सोच रखता हूं वरुण, तो इनको मौका भी मिला था जब ये 700 के पास गया था, जब वो डेरिवेटिव लॉस करीबन 1900 करोड़ के आसपास का आया था, और फिर आरबीआई की तरफ से कुछ सख्त कदम उठाए गए। एक्सटर्नल ऑडिट एजेंसीज की तरफ से फॉरेंसिक मेरे ख्याल से करीबन 3 ऑडिट कराई गई, और फिर 5 जो उच्च अधिकारी हैं उन पर प्रतिबंध भी लगाया गया, वगैरह वगैरह। अब पहले तो देखिए, आपने मौका एक खो चुके थे जब ये 700 के पास पहुंचा था, जब ये खबरें आई थी। फिलहाल ये करीबन 850 के आसपास कर रहा है। इस स्तर पर नहीं, लेकिन अगर गिरावट आती है, पहले तो बने रहने की राय है हमारी रिसर्च टीम की तरफ से, और अगर ये फिर से थोड़ा बहुत नीचे आता है 800 750 के आसपास, और अगर इनके पास निवेश लायक पूंजी है, तो अनिवार्य रणनीति ये होगी कि आप एवरेज करें, और एवरेज इस प्रकार के करें कि आपका जो निवेश का स्तर है वो अच्छा खासा नीचे आकर के ठहर जाए, जिससे लंबी अवधि में लिए अगर बैंक का स्टॉक ऊपर जाता है, जो कि हमारा अनुमान है, तो आपको मुनाफे वाली एग्जिट मिल सकती है। लेकिन एवरेज करना मेरे ख्याल से काफी अनिवार्य होगा नीचे की तरफ।
चलिए आगे बढ़ते हैं और आरके पांडे जी फोन लाइन पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। नमस्कार। नमस्कार मैम। गुड मॉर्निंग सर, कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर अभी तो मैं बिंदनगर से बोल रहा हूँ। ओके, बताइए सर, किस स्टॉक में खरीदारी कर रखी है, किस भाव पर? मैडम एक BSE शेयर है, करीब 350 एवरेज 180 है और 2-3 साल से है। और हाँ बिल्कुल। एक ग्रेविटा है, वो 35 का एवरेज से, वो 10 साल से मेरे पास पड़ा हुआ है। ठीक है, पहले हम एक बार बीएसई पे बात कर लेते हैं सर। एक तो मुनाफे में आप हैं शानदार, तो मुबारकबाद। कोई पार्ट प्रॉफिट बुक करने की कभी आपको इच्छा नहीं हुई इतना मुनाफा देखकर? नहीं, अपना शुरू में जो इन्वेस्ट किया था हम अपना पर्सनल मनी निकाल चुके हैं। अच्छा, 2 साल पहले निकाल चुके हैं। अच्छा। उसके बाद शेयर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हाँ बिल्कुल। इसका कारण क्या है, इसमें क्या खतरा कितना तेज बढ़ रहा है? तो आप अभी तेजी से डर रहे हैं, हालांकि आप बम्पर मुनाफे में हैं। ठीक है, बताते हैं आपको क्या करना चाहिए। शानदार तेजी, मेरे ख्याल से आज मैं तो ये सोचता 347 पे सर आपने कब लिया ये भी उनकी एवरेज प्राइस है, ये कह रहे हैं। अरे बाप रे, आई मीन 347 पे इन्होंने एवरेज किया, मतलब आई मीन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। इनका तो एक्चुअली मूल निकल चुका है बिल्कुल। और फिर भी वो रुके रहना चाहते हैं। और इनफैक्ट अजीत, तेजी से डर भी लग रहा है इनको तेजी से घबराने की जरूरत है भी क्या अजीत? देखिए कविता, अच्छी बात है ये, बिकॉज अगर आप निवेश कर रहे हैं और आपको पता है कि आपकी हार्ड अर्न मनी है, सबसे पहली चीज उन्होंने ये कर लिया कि अपने निवेश का वाला जो पैसा था उसको उन्होंने एग्जिट कर लिया। अब इनके पास जो भी इनके प्रॉफिट वाले शेयर्स हैं वो बने हुए हैं। अब ये देख रहे हैं कि इतना तेज मोमेंटम में शायद उसके बाद अगर ये डिक्लाइन आए तो कहीं उतना ही शार्प ना आ जाए। तो अभी तक तो देखिए कोई भी ऐसे इंडिकेशन नहीं है। जिस तरीके से हमने देखा है कि ओवरऑल कैपिटल मार्केट से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं उन सब में काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रहा है। नो डाउट थोड़ा सा एक्सटेंडेड वैल्यूएशन जरूर है यहाँ पे, तो इसकी वजह से बीच बीच में आपको प्रॉफिट टेकिंग और डिक्लाइन के फेजेस देखने को मिलेंगे। बट जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये सिचुएशन ओवरऑल अनफोल्ड हो रही है कैपिटल मार्केट से रिलेटेड पार्टिसिपेशन को लेकर, लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली नजरिया पॉजिटिव साइड का ही रहेगा। और यहाँ पे जैसे कि उन्होंने ऑलरेडी प्रॉफिट बुक कर रखा है, तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसा चैलेंजिंग वाला सिचुएशन है। बट तब भी अगर वो चाहते हैं कि एक बार को प्रॉफिट लॉक करने की सिचुएशन जहां उसके बाद खराब हो जाएगा स्टॉक, तो वो करीब 2400 के नीचे लगता है मुझे कि फिर एक लंबा कंसोलिडेशन में देखने को मिलेगा। तो उस हिसाब से 2400 को एक वो रख सकते हैं बेंचमार्क कि उसके नीचे गया है स्टॉक तो फिर काफी लंबे कंसोलिडेशन के लिए ये सेट हो जाएगा। इसी पर यहाँ पर योजनाबद्ध तरीके से आपको एक सलाह मिलती हुई। गौरांग का भी एक क्विक टेक में लेना चाहती हूँ, क्योंकि गौरांग बहुत ज़रूरी है ये बात को भी समझना, इस एस्पेक्ट को भी समझना कि आप किसी भी तरह का ऐसा निवेश करते हैं और इतने लंबे मुनाफे में बैठे रहते हैं, तो कहीं ना कहीं इसको बांध लेना चाहिए और आगे भी बढ़ना चाहिए। कई बार क्या होता है ना गौरांग, लोग खरीद के भूल भी जाते हैं। सर के केस में क्या हुआ है हम नहीं जानते, लेकिन कैसे मुनाफे को और मुनाफा बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाए? देखिए कविता, सबसे पहले तो डर है, ये अच्छी बात है। डर आपको दोनों तरफ लगना चाहिए, जब शेयर आपका नीचे जाता हो और जब शेयर आपकी उम्मीद से ज्यादा बढ़ गया हो। अब जहां तक रहा प्रश्न भारतीय शेयर बाजार का, यानी कि इंडियन कैपिटल मार्केट्स, तो ये क्षेत्र हमारी टीम को पसंद आता है। हालांकि BSE के ऊपर हमारी कवरेज नहीं, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन एक रणनीति जो आपने प्रश्न पूछा है, तो मेरे ख्याल से इनकी ध्वनि या फिर इनकी वाणी में ठीक से सुन नहीं पाया। मैं ये अनुमान लगा रहा हूं कि इन्होंने कुछ मुनाफा भी समेट लिया है, या फिर उन्होंने जो पूंजी लगाई थी वो समेट लिया है, और यहाँ पर मेरे ख्याल से स्टॉक में विभाजन भी हुआ है और वो एडजस्टमेंट में अनुमान करता हूं कि करके चल रहे हैं। एक बार मुनाफा ऑलरेडी बांध चुके हैं, फिर बचे कुचे पर और कमाई हो गई है। बताइए, जोरों पर लग है इनका तो। नहीं, देखिए यही होता है। देखिए हमारा प्रयास ये होता है कविता कि ET नाउ स्वदेश जैसे चैनल के माध्यम के द्वारा हम लोगों को सुलझे हुए निवेशक बनाए, ना कि उलझे हुए कारोबारी। तो अगर आप निवेशित हैं, आपने अपनी पूंजी घर ले आए, यानी कि मैं समझता हूं कि आपका ये जो बाकी का निवेश है निःशुल्क है। तो जब निःशुल्क निवेश है तो आपको किस बात का डर लग रहा है? आप अपनी पूंजी तो घर ले आए, तो फिर आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। और मैं एक बात बताना चाहूंगा, अगर आपका यह अनुमान है कि भारतीय शेयर बाजार और भारतीय शेयर बाजार से जुड़ी हुई कंपनी आने वाले 3 साल 5 साल या लंबी अवधि के लिए भारतीय शेयर बाजार अच्छा रुझान लेकर के आएगा, तो उससे जुड़ी हुई कंपनियां, चाहे वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर हो, सर्विस प्रोवाइडर हो या फिर इंटरमीडिएटरीज हो, सभी जो सक्षम और मजबूत कंपनियां हैं कविता, वो भी बेहतरीन रुझान लेकर के आएगी।
काफ़ी आसान भाषा में आपने ये बात समझाई और पांडे साहब को एक बार फिर से मुबारकबाद। हम एक काम करते हैं, योर स्टॉक की पहली आधे घंटे की कड़ी को हम फिलहाल यहीं समाप्त करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। अजीत और गौरांग दोनों हमारे साथ बने हुए हैं, वरुण भी है मेरे साथ। ब्रेक के बाद फिर से पेशकश को लेकर आएंगे कुछ नए दर्शकों के सवालों के साथ और कुछ नई स्टॉक स्पेसिफिक खबरों के साथ भी। बने रहें। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका योर स्टॉक में और मैं हूं कविता थपलियाल। वरुण दुबे मेरे सहयोगी मेरे साथ है। और वरुण, बाजार फिलहाल थोड़ा सा कम है, जोश में दायरे में घूम रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर अहम स्तरों पर टिके रहने का इंतजार है बाजार के लिहाज से। वही जो 25,200 की हम बात कर रहे थे, स्टार्टिंग में अजीत जी भी यही कह रहे थे कि 25,200 को पार करना जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। आज का हाई अब देखिए 25,189, ये आज का हाई है और वहां जाके अटक रहा है। वो अटकेगा और ये होगा क्योंकि एक साइकोलॉजिकल लेवल आपके सामने जब आता है तो कहीं ना कहीं अब आप भले टेक्निकल एक्सपर्ट्स बोलिए, भले एल्गो ट्रेडर्स बोलिए, हर एक के रडार पे वो जो लेवल है वो रहता ही है और इस लेवल को पार करना काफी मुश्किल है। आप देखिए इसके पहले 25 को पार करना मुश्किल था। वो आरबीआई की पॉलिसी आई, रेट कट आया बड़ा, उसके बाद आपको नया फ्लिप मिला। अब इसके लिए कोई नया फ्लिप चाहिए। नया फ्लिप ट्रिगर क्या होगा आप बताइए। देखिए फिलहाल तो कुछ है नहीं। हाँ, फिलहाल मोमेंटम के लिहाज से कुछ नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, तो सीपीआई आपका अगला ट्रिगर हो सकता है, अगर जोश भर सके तो। हाँ, क्योंकि देखिए आरबीआई ऑलरेडी अपने सीपीआई का अनुमान को कम कर चुका है। 3.7 के आसपास जो है वो ये कर चुके हैं और कल का सीपीआई लोग मान के चले कि शायद 3% आएगा। अगर उसके नीचे आ गया तो फिर आपको शायद और एक ट्रिगर मिल जाएगा कि यहाँ से जो 25,200 का लेवल है उसको शायद फिर निफ्टी पार कर पाएगा। और इसके अलावा जो सबसे बड़ा ट्रिगर है शायद वो तो लाइफ हाई ले है, वो है डोनाल्ड ट्रंप। वहां अगर कुछ भी निकल के आता है चाइना और उनके बीच में, वैसे तो सुबह सुबह खबरें आई है, लेकिन और भी कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट आता है तो फिर कुछ हो सकता है। नहीं, लेकिन सीपीआई का ट्रिगर, मेरे साथ जो मेहमान है उनका भी तारुफ में करा देती हूँ। गौरांग शाह मेरे साथ है, अजीत मिश्रा मेरे साथ है। तो गौरांग, सीपीआई का बूस्टर डोज आपको कितना काबिल लगता है बाजार को 25,200 के ऊपर ले जाने में और टिके रहने में? देखिए मेरे ख्याल से इतना आसान नहीं होगा कविता, क्योंकि हमने प्रयास किया है 25,200 के पार जाने का, लेकिन परिस्थितियां और वास्तविकता ऐसी है कि वहां पर हम टिक नहीं पाए हैं। एक चीज मुझे आज जो अच्छी लगी कविता, वो है इंडिया विक्स। इंडिया विक्स अगर आप देखेंगे, पिछली बारी जब मेरी नजर पड़ी थी तो इंडिया विक्स करीबन 14 के नीचे 13.5 के आसपास था। ये एक योगदान देने वाला कारण हो सकता है जिससे वोलेटिलिटी जो है वो नीचे आई है, यानी उठापटक जो होती है वो नीचे आई है। मैं उम्मीद तो बिल्कुल करूंगा कविता कि 25,200 के पार जाकर के हम बंदे। और एक वास्तविकता ये भी है कि पिछले 3 या 6 हफ्तों में ये जो एक दायरेबंद कारोबार हुआ है कविता, उससे एक नींव या फिर मजबूत बुनियाद बनने का प्रयास हुआ है। अगर हम जाते हैं 25,200 के पार और उधर टिक पाते हैं, और खास करके जो दिग्गज योगदान देने वाले शेयर्स और क्षेत्र हैं उनसे अगर थोड़ा बहुत बैंक निफ्टी के तरफ से भी अगर योगदान आ गया दिग्गज निजी क्षेत्र के और सरकारी बैंकों में से, तो मेरे ख्याल से 25,200 के पार जाना में बहुत ही हमें आसानी हो जाएगी और शायद 25,300 और 25,500 के स्तर नजर आने की संभावना लग रही है हमें। 300 और 25,500 के भी लेवल आपको देखने मिलेंगे, लेकिन दिग्गजों से अगर सपोर्ट मिलेगा तो शायद ये लेवल आपको देखने मिल सकता है। लेकिन चलिए अब हमारे कॉलर्स को साथ में जोड़ लेते हैं और सबसे पहले तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अपने सवाल भेज सकते हैं और इसके अलावा इंस्टा एक्स पे भी आप हमें सवाल भेज सकते हैं और हाँ, यूट्यूब पे भी आप हमें सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन हमारे अगले लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं तो उन्हें जोड़ लेते हैं। ललित बहेती जी हमारे साथ जुड़े हैं। ललित जी, गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले तो सर कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी सुन रहा हूँ। हाँ सर, बोल कहाँ से रहे हैं आप? कोटा राजस्थान। कोटा राजस्थान, चलिए ठीक है सर। पूछे सर, कौन से स्टॉक पे आपका सवाल है? मेरा एक पैराडीप फॉस्फेट शेयर है, मैंने 200 शेयर खरीदे 176 रुपए में। पैराडीप फॉस्फेट का शेयर आपने खरीदा है? ओके, और कोई स्टॉक सर? एक पीएनबी बैंक है, पीएनबी बैंक, पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक। 1500 बैंक शेयर खरीदे हुए मैंने। ओके 99 के। ओके ओके ओके, चलिए सर ठीक है। दोनों पे आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं कि ट्रेडिंग के लिए लिए थे? 6 से 1 साल, 6 महीने से 1 साल भर तक के लिए। 6 महीने से 1 साल की राय आपको चाहिए। अजीत जी, स्टॉक्स आपने सुन लिए हैं, बताइए सर क्या करना चाहिए दोनों स्टॉक्स में?
देखिए, मैंने पहला स्टॉक नहीं सुना वरुण, नहीं, तो फॉस्फेट। पहले मैं पीएनबी की बात करूंगा। और जैसे कि हमने देखा कि अभी इंटरेस्टिंगली जब बैंकिंग में करीब एक महीने काफी टाइट रेंज, मींस जब अपने रिकॉर्ड हाई बनाया बैंकिंग इंडेक्स ने, उसके बाद एक रेंज में दायरे में ये काम कर रहा था। उसके ब्रेकआउट में सबसे पहले पीएसयू बैंक्स में आपने मोमेंटम देखा, और वो फर्दर एक्सटेंड हुआ पोस्ट दी आरबीआई मीट। अभी थोड़ा बहुत पॉज कंसोलिडेशन दिख रहा है, बट मुझे लगता है कि अभी बहुत पोटेंशियल है। जिस तरीके से करीब साल भर का एक करेक्टिव टोन देखा था हमने मोस्ट ऑफ द पीएसयूज में, खासतौर से अगर पीएनबी की बात करें तो 114-15 का जोन है, वहां पे एक पड़ाव था जिसको उसने टेस्ट कर दिया है, तो एक रुकावट है, एक थोड़ा सा पॉज है। बट टोन पॉजिटिव लग रही है। तो 108 अगर उनका नजरिया, जैसे उन्होंने बताया कि शॉर्ट टर्म का है, 3-6 महीने का है, तो 108 106 का जोन है, वो अब मेरे हिसाब से एक अच्छा सपोर्ट बन जाएगा, बिल्कुल शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी और अदरवाइज भी। जब तक ये क्लोजिंग बेसिस पे इसके ऊपर ऊपर है, तब तक आपको पॉजिटिव बायस बना के रखना चाहिए। 124 से लेकर 130 का जोन है, वो पहला पड़ा होगा। उसके बाद फिर हो सकता है कि आपको 140 से लेकर 150 वाला जोन भी दिख जाए। तो डेफिनेटली बने रहने की रिकमेंडेशन होगी पीएनबी में। और दूसरा स्टॉक वरुण, एक बार आप दोबारा बताएंगे? पैराडीप फॉस्फेट सर, 177 रुपीज का स्टॉक है। पारादीप, राइट। देखिए, ये स्टॉक में तो काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हुआ है वरुण, बिकॉज अगर मार्च में आप देखेंगे तो 80 रुपए पे ये स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा, वहां से अब 180। तो काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम पिछले 2-3 महीनों में इसने गेन किया है। स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाइस के पास है, मोमेंटम इंटैक्ट है, बीच बीच में कंसोलिडेशन पॉज हो रहे हैं। अब जो पहला मेजर सपोर्ट है 165 के पास बना हुआ है, तो उसको एज अ क्लोजिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए इनको बने रहना चाहिए, क्योंकि स्टॉक रिकॉर्ड हाई पे है, तो कोई ऐसे चैलेंजेस नहीं है अपसाइड पे। तो ऑन एवरी राइज, जैसे कि अब ये स्टॉक करीब 190-200 के टेरिटरी में जाता है, तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करके 180 पे ले आए और इसी तरीके से अपनी पोजीशन को ट्रेल करते हुए चले। पर राजीव की ये सलाह। और मेरे साथ फोन लाइन पर चंदूलाल शर्मा जी भी जुड़ गए हैं। नमस्कार चंदू जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? नमस्कार, जोधपुर राजस्थान से। अच्छा, सर बताइए किस स्टॉक पे खरीदारी कर रखी है? एएनआर कंस्ट्रक्शन है 319 के भाव पे। 6 महीने तक मैं इसको और रख सकता हूँ। बाइंग प्राइस 319 है आपकी? जी। ओके, काफी ऊंचे। और कितना आपने ड्यूरेशन मुझे बताया? 6 महीना? 6 महीना, ज्यादा भी रख सकते हैं अगर ज्यादा भी रख सकते हैं क्या? जी जी जी, ठीक है। गौरांग, क्या आपकी कवरेज में है ये? और 6 महीने से ज्यादा का ही व्यू मैं पकड़कर अगर चलना चाहूँ इनके लिए, अगर आपकी कवरेज में हो तो? कविता, दिक्कत यह है कि 6 महीने के लिए तो हम सक्षम है ही नहीं टिप्पणी करने के लिए, और कवरेज भी मेरे ख्याल से है कि नहीं, मेरे ज्ञान में नहीं आ रहा, इसलिए मैं टिप्पणी करना नहीं चाहूंगा। बात नहीं। अजीत, आपका क्या व्यू? केना कंस्ट्रक्शन 319 है बाइंग प्राइस। देखिए कविता, काफी ज्यादा शार्प डिक्लाइन देखने को मिला था जो लास्ट लेग में स्टॉक ने करीब 360 से लेकर 200 तक के लेवल्स जहां पे देखने को मिले थे। उसके बाद से एक पॉज, एक कंसोलिडेशन का दौर पिछले करीब 1-1.5 महीने में देखने को मिल रहा है स्टॉक में। तो कहीं ना कहीं जो लास्ट बेस था 200 के पास, उसी को होल्ड करने का एक अटेम्प्ट है। जैसे उन्होंने बताया कि 6 महीने व्यू है और फंसे हुए हैं, तो शायद इससे लंबा भी होल्ड कर लेंगे। मेरे हिसाब से देखिए, रिकवरी में काफी ज्यादा दिक्कतें आने वाली है स्टॉक को, 240, 260, 280 इन हर लेवल पे जो पहले बायर्स होंगे वो निकलने की कोशिश करेंगे। उन लेवल सभी पे रेजिस्टेंस ये स्टॉक फेस करता हुआ नजर आएगा। जो टोन इसका चेंज होगा वो 280 के ऊपर होगा। तो अगर इनका नजरिया 6 महीना से कम या साल भर तक का है, तो एक बार का 260, 280 का जोन अगर एक बार दिखता है तो वहां पे निकलना चाहिए। और अगर 200 के नीचे ये क्लोज करता है तब भी निकल जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद फिर जो ट्रेजेटरी है करीब 160, 150 वाली भी आ सकती है। ओके, चलिए, तो ये राय आती हुई केएनआर कंस्ट्रक्शंस पे एग्जिट की राय ही है जो यहाँ पे आती हुई। लेकिन चलिए, और काफ़ी सारे सवाल है। एक इंटरेस्टिंग स्टॉक है जिसपे काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं। एक तो श्याम चिलुका जी, इन्होंने भी पूछा है, और इसके साथ साथ काफ़ी सारे लोग और यूट्यूब पे हमें इस पर सवाल पूछ रहे हैं। मैकडॉवेल्स, मेरे ख्याल से यूनाइटेड स्पिरिट्स की ये बात कर रहे हैं, क्योंकि यूनाइटेड स्पिरिट्स का नाम था ये। तो आज स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो अच्छी खासी गिरावट, 7-7.5% के आसपास की गिरावट है। और जो महाराष्ट्र में एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है उसका इम्पैक्ट देखने मिल रहा है।
गौरांग सर, इस पे तो आपकी एक फंडामेंटल राय चाहूँगा, क्योंकि यूनाइटेड स्पिरिट्स जाहिर सी बात है कंपनी अच्छी है, लेकिन इस तरह की खबरें इनके लिए हमेशा आती रहती है। और ये गुड्स जो है बेसिकली ये इनइलास्टिक गुड्स माने जाते हैं कि इनमें अगर प्राइस बढ़ा है तो भी कंजम्पशन तो बढ़ता ही रहता है। आपका क्या कहना है सर, कितना इम्पैक्ट होगा इस खबर का इस पे? मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ वरुण के ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर खपत खुशी के समय भी होती हुई दिखाई देती है और गम के समय में भी होती हुई दिखाई देती है। और एक सबसे बड़ा कारण इस क्षेत्र का अगर आप महत्व जानना चाहें, जहां तक उपभोक्ताओं का सवाल है, तो वो है ब्रांड लॉयल्टी। हाँ, एक बात सही है कि इस क्षेत्र में और भी एक कंपनी है, हालांकि ये राय नहीं है निवेश करने के लिए, केवल एक तुलना करने की बात कर रहा हूँ। जीएम बेवरेजेस, जो कि एक लो एंड हाई स्पिरिट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और इनके प्रोडक्ट्स बहुत ही निचले स्तर पर होते हैं और इनका मार्केट शेयर भी बहुत बड़ा है। तो ये जो कदम उठाए गए हैं उससे शायद छोटी मध्यम अवधि के लिए असर हो सकता है, लेकिन खपत कम नहीं होगी ऐसा हमारा अनुमान है। और जो ब्रांड लॉयल्टी की मैं बात कर रहा हूं, तो इस क्षेत्र में उपभोक्ताओं को बहुत तकलीफ होती है किसी और दूसरी ब्रांड के तरफ जाने के लिए। अनिवार्य होगा डिस्क्लोजर देना हमारी रिसर्च टीम की तरफ से। यूनाइटेड बेवरेजेस और यूनाइटेड स्पिरिट्स, ये दोनों पर ही सकारात्मक नजरिया है। यहाँ पर आपने अपना टेक दिया है खबर के चलते एक इम्पैक्ट जो कि हम देख रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ते हैं और दर्शकों की ओर एक बार फिर से आनंद विजय वर्गीय साहब फोन लाइन पर मेरे साथ है। नमस्कार सर, कैसे हैं? नमस्कार जी, बहुत बढ़िया है। बताइए कहाँ से बोल रहे हैं? मैं हैदराबाद से बोल रहा हूँ, भाग्यनगर से। ओके, बताइए सर किस स्टॉक में खरीदारी कर रखी है? और मैडम मेरा ये था, मैंने 5 शेयर खरीदे 1,40,500 रुपए में MRF। ओके, अभी वो 2 दिन से लगातार गिरता जा रहा है। एग्जैक्टली या कैसा है उसका प्रोस्पेक्टस, कैसा है, होल्ड करना है या इसमें एग्जिट हो जाना है? सर लंबा रुकेंगे ना? मैं तो शॉर्ट टर्म के लिए देख रहा था। एक्चुअली मैंने दूसरा स्क्रिप्ट बेच के ये खरीदा है। अच्छा, शॉर्ट टर्म। हाँ, क्योंकि पहले मैं F&O करता था उसमें, MRF में। अभी F&O बंद हो गया है वो। हाँ, तो मैंने 5 शेयर कैश में ले लिया है। चलिए ठीक है, बताते हैं अब इसमें क्या करना चाहिए। और एक और स्टॉक है मैडम, पावर मैक करके। ठीक है सर, पहले MRF पे बात कर ले हमारे एक्सपर्ट से। हाँ, अजीत, पिछले 1 महीने में आई डोंट थिंक सो 146,625 के आसपास इसके ऊपर गया है, लेकिन इनकी जो बाइंग प्राइस है उससे कितना इनको आप रुकने की सलाह देंगे? ऑलमोस्ट 1-2 महीना। देखिए कविता, काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था। अगर आप स्टॉक प्राइसेस को देखेंगे तो मार्च मंथ में ये करीब 1,04,000 पे था और उसके बाद करीब 1,48,000 तक के हाईज। तो इतने स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के बाद एंटिसिपेट करना कि ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। जिस तरीके से मैंने बताया कि जिन स्टॉक्स में मोमेंटम ऑलरेडी है वहां पे भी अगर आप चेस कर रहे हैं मोमेंटम को, तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करिए। अब इस स्टॉक में मुझे लगता है करीब 13,400 का 1,33,400 का जो जोन है वो एक इम्पोर्टेंट रहेगा। तो उस हिसाब से अभी ये बने रहने की रिकमेंडेशन होगी, बट क्योंकि इनका नजरिया बहुत शॉर्ट टर्म का है तो ये यहाँ से निकल भी सकते हैं एक बार को और दूसरे पोजीशन में शिफ्ट कर सकते हैं। बिकॉज नियर टर्म मुझे लगता है कि या तो कंसोलिडेट करेगा या पॉसिबली एक डिप भी देखने को मिल सकता है। तो जब तक कि ये 1,42,000 को ब्रेक नहीं करता है तब तक दोबारा से री एंट्री की कोशिश ना करें। ये फिलहाल तो निकलने की सलाह, और 1,42,000 जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक मोमेंटम तेज़ी का यहाँ पे थोड़ा सा जो है नर्व दिखाई दे रहा है। अजीत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और सवालों के जवाब भी दिए। जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर्स देना चाहेंगे? शुक्रिया कविता। देखिए, जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं, पर्सनली इनमें किसी भी मैं पोजीशन होल्ड नहीं करता हूं, बट हमारे क्लाइंट्स के पास ये स्टॉक्स हो सकते हैं। आपका चलिए आगे बढ़ते हैं और ऋतु का सवाल लेते हैं। ऋतु, हाय ऋतु, क्या आप फोन लाइन पर हैं? चलिए, सवाल यूट्यूब पर है। दरअसल गौरांग कोचन शिपयार्ड में इनकी खरीदारी है। एवरेज प्राइस इन्होंने अपनी बताई है 1844 इस काउंटर में, और इस पर फिलहाल आप इनको क्या सलाह देंगे? नजरिया नहीं बताया। देखिए, अगर नजरिया लंबी अवधि का है तो हमारी रिसर्च टीम की तरफ से खरीदारी की राय है, बने रहें। लेकिन एक वास्तविकता ये भी है, कोचिन शिपयार्ड में कविता के निरंतर ऑपरेशन सिंदूर के पश्चात और जो बहुत ही बेहतरीन काबिले तारीफ हमारे जो
सुरक्षा बलों ने कर्तव्य करके दिखाया, कर्तव्य करके दिखाया। उसके पश्चात रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई अमूमन सभी सरकारी कंपनियां, निजी क्षेत्र में कंपनियों में हमने ऊपर की तरफ के दायरे देखे। रक्षा क्षेत्र में निवेश करते हैं तो मेहरबानी करके आप लंबी अवधि का नजरिया रखें। लंबी अवधि का रक्षा क्षेत्र में मतलब होता है 3 से 5 साल, क्योंकि उतना लंबा समय लगता है एक आधुनिक उपकरण या फिर समुद्री जहाज बनाने के लिए, या फिर इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने के लिए, या फिर बाइक कोई भी दूसरे तरह के समुद्र जहाज बनाने के लिए। तो लंबी अवधि का नजरिया है तो रिसर्च टीम के तरफ से बने रहने की राय है। और किसी को अगर एक सिप करना हो, मतलब कि हर महीने जितना भी निवेश लायक पूंजी है उसका कुछ थोड़ा थोड़ा हिस्सा रक्षा क्षेत्र की कंपनी में निवेश करना है, तो वो भी हमारी राय होगी, खास करके कोचिन शिपयार्ड। चलिए ठीक है, तो ये राय आती हुई कोचिन शिपयार्ड SIP भी आप कर सकते हैं स्टॉक पे। चलिए इस नोट पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद सवालों का सिलसिला जारी रखेंगे। चलिए ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है। आगे बढ़ते हैं और कुछ और कॉलर्स के सवालों के जवाब दे देते हैं। हमें YouTube पे प्रवीण जी ने सवाल भेजा है और एडा पे इनका सवाल है। 800 स्टॉक्स इन्होंने लिए हैं 67 के रेट पे। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो 182 के आसपास चल रहा है। क्या करना चाहिए, होल्ड या सेल? गौरांग सर, एक तो इन्होंने लेवल्स काफ़ी अच्छे लेवल पे लिया है, लेकिन एडा एक ऐसा स्टॉक है जो कि काफ़ी ऊपर गया था, उसके बाद नीचे आ चुका है। हालांकि इन्होंने अभी QIP भी किया है। करे क्या, बने रहें या फिर निकल जाए यहाँ से? QIP की रकम करीबन 2006 करोड़ के आसपास थी वरुण। और अगर आप देखें तो इसका जब IPO आया था तब भी हमने IPO नोट द्वारा लंबी अवधि के लिए निवेश की राय दी थी, और मौजूदा स्तर पे भी हमारी निवेश की राय है हमारी रिसर्च टीम की तरफ से। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर भी अगर आप देखने जाएं तो है वो खरीद का स्तर, बहुत ही महफूज खरीद का स्तर, और लंबी अवधि के लिए करीबन अनुमानित लक्ष्यांक 200 के आसपास के हैं। लेकिन जो टिप्पणियां मैनेजमेंट ने करी थी इरडा के कारोबार को लेकर के, तो वो बहुत ही सकारात्मक थी। और ये कंपनी मेरे ख्याल से वित्तीय सहायता करती है क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी के उत्पादन क्षमता जो नई खड़ी होती है उनको वित्तीय सहायता करती है। और वहां पर सरकार के तरफ से आने वाले 3 से 5 साल में करीबन 300 से 500 गीगावाट्स नई ऊर्जा उत्पादन क्षमता जुड़ेगी, जिसमें से ज्यादातर क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी यानी कि सोलर और विंड एनर्जी होगी। लंबी अवधि का निवेश है तो बने रह सकते हैं। लंबी अवधि का निवेश हो तो बने रहने की सलाह दी जा रही है। YouTube पर हमारी एक दर्शक हैं गौरांग जो आपको देख रही हैं, प्रिया नाम है इनका, और कैस्ट्रॉल पे सवाल पूछ रही हैं। हालांकि इन्होंने अपनी रणनीति नहीं बताई है या अगर खरीदना चाहती हैं उसकी भी जानकारी नहीं दी है। क्या सलाह होगी आपकी? तो कविता, ये एक ऐसा स्टॉक है जहां पर ये स्टॉक बेसिकली ज्यादातर तो ऑटोमोबाइल और इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट्स बनाती है। एक समय था कुछ सालों पहले जबकि इनके एक प्रोडक्ट था कैस्ट्रॉल मैग्नाटेक इंजन ऑयल, पेट्रोल और डीजल वाहनों के लेकर के, बहुत ही बेहतरीन मार्केट शेयर था उनका। लेकिन उसके पश्चात काफी दूसरी कंपनियां इंडस्ट्रियल और ऑटोमोबाइल लुब्रिकेंट में आई और उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स रखे, तो इनका मार्केट शेयर कम हुआ है। बने रहने की राय है, और लक्ष्यांक अगर आप हमें पूछे तो जो मौजूदा स्तर है उसके आसपास ही है। ऑलराइट, चलिए इसी के साथ जितना हो सका हमने सवालों को शो में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की है और समय लेकिन समाप्त हो गया है। गौरांग, आपसे भी विदा लेना चाहेंगे, जाने से पहले आपके डिस्क्लेमर्स प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद कविता इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। जैसे हमने बताया जो भी राय हमने आपके समक्ष रखी है वो हमारी रिसर्च डिपार्टमेंट की तरफ से है जी। इसमें हमारी कंपनी जियोजित या मेरा कोई भी ना तो निवेश है, ना ही कोई वित्तीय लाभ है, ना ही किसी प्रकार का मटेरियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन इसी प्रकार से राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, हो सकता है उनका निवेश हो। ऑलराइट, बहुत बहुत धन्यवाद गौरांग आपका, आप जुड़े हमारे साथ एंड यू हैव अ ग्रेट डे अहेड। और हम योर स्टॉक को भी यहीं समाप्त करते हैं, ब्रेक भी लेंगे, लेकिन ब्रेक के उस पर
अब इक्विटी बाजार की तो हमने बहुत बात कर ली है, कमोडिटी बाजार का हाल मुनाफे की मंडी में हम जानेंगे। विश्व मोहन कुमार हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। और क्या हालचाल कमोडिटी में, क्या हेडलाइंस आज? देखिए, सोने चांदी दोनों फिर से खरीदारी हो रही है। क्यों ये खरीदारी हो रही है? क्योंकि पॉजिटिव बातचीत हुई है ट्रेड टैरिफ को लेकर यूएस चाइना में। उसके बाद ये तेजी टिकेगी या नहीं, इस पे चर्चा करेंगे। और पाम को लेकर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। भारत में पाम की खेती का क्या हाल है और दाम क्यों हो रहे हैं पाम के कम, ये भी चर्चा करेंगे। अच्छा विश्वन, आपको क्या लगता है सोना कहां तक जाएगा? मैंने सुना है कि $6,000 तक जाएगा, मैंने सुना है। सही बात है क्या? देखिए, बाजार ड्रिफ्ट के हिसाब से सारे फैसले जितने भी होते हैं, जो भी एक्सपर्ट्स हैं उनकी रिपोर्ट आती है इस तरह की। हमने देखा भी था कि रूस यूक्रेन युद्ध के समय $400 के ब्रेंट के टारगेट आ रहे थे, लेकिन वो टारगेट तो आया नहीं। तो खबरें उस तरह की आती है तो इस तरह के टारगेट भी दिए जाते हैं। ज्यादा बुलिश तो चांदी में है, लेकिन हाँ, ये बात देखिए, गोल्ड स्टेबल है क्योंकि यहाँ पे क्रेडिबल हैंड्स के पास गोल्ड है, सेंट्रल बैंकों के पास है। लेकिन चांदी क्या इंडस्ट्रियल कमोडिटी, अगर इंडस्ट्री की ग्रोथ होगी 58% अकेले इंडस्ट्री करती है। और एक और आंकड़ा बताऊं कि पूरी दुनिया के चांदी के कुल खपत में भारत की 19% हिस्सेदारी है। चलिए, तो भारत ड्राइव करने वाला चांदी को जो भी हमारे न्यूज रूम में भी मिलता है ना, सब पकड़ के ये पूछे गोल्ड कहां तक जाएगा। चलिए, डायरेक्टर साहब मेरे कान में बोले टाइम अप हो गया है, शुरू करना है शो। तो फटाफट विदा लेते हैं आपसे। ब्रेक के बाद देखिए मुनाफे की मंडी। नमस्कार।